नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धनेश कुमार। आज अपन जो है कल का जो वीडियो अपन ने जहां समाप्त किया था उससे अपन आगे बढ़ेंगे। आज कल हमने एक्टिव पैसिव को लेकर बात की थी। एक्टिव पैसिव के किस प्रकार से अपन वाक्यों को चेंज करते हैं उसके बारे में अपन ने बात की थी। हमने थोड़ी सारणी की भी बात की थी, प्रोनाउन की, कि किस प्रकार से प्रोनाउन की सारणी का हमें उपयोग लेना है। हमने थोड़ा टेंस चार्ट के भी बारे में बात की थी कि किस प्रकार से एक्टिव के सेंटेंस में अगर कोई टेंस आता है तो वो क्रिया या फिर सहायक क्रिया जो है वो अपन पैसिव में जाते समय किस प्रकार बदलेगी। हमने ये भी बात की थी कि 5 बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को लेकर चलेंगे तो हम एक्टिव से पैसिव में जो है बड़ी आसानी से जाएंगे। वो बिंदु ये थे कि पहला बिंदु था कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढ के उसको सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करना है। उसके बाद दूसरा बिंदु जो था वो ये था कि हमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। उसके बाद तीसरा बिंदु ये था कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर चौथा बिंदु हमारा था यदि शेष वाक्य है तो हमें पहले शेष वाक्य को लेना है। और लास्ट में हमने कहा था कि जब सब कुछ काम खत्म हो जाए तो लास्ट में जो सब्जेक्ट बचता है एक्टिव का वो हमें लेना होगा बाई के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में। ये मतलब इन क्या 5 बातों की अपने विवेचना की थी। 2 अपन ने सिंपल सेंटेंस भी किए थे कि किस प्रकार से एक्टिव का वाक्य जो है पैसिव में बदलता है। आज हम और थोड़े सिंपल सेंटेंस की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है एक सिंपल सेंटेंस जो आते हैं वो हमें एक्टिव से पैसिव में हम उसको किस प्रकार से बदलते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना। तो चलो साथियों शुरुआत करते हैं इस बात की आज सिंपल सेंटेंस को लेकर कि किस प्रकार हम उसको एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और बात अपन आज करते हैं सिंपल की। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों प्रकार इसमें आते हैं। तो अपन उस बात को लेकर चलते हैं। उदाहरण अपन करते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से जो है सिंपल सेंटेंस को अपन जो है वो पैसिव एक्टिव से अपन उसको पैसिव में बदलते हैं। ये 5 सेंटेंस अब इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले तो ये पता करना है कि ये सेंटेंस एक्टिव के है क्या, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पैसिव का भी सेंटेंस दे दिया जाता है और उस कंडीशन में अपन जो है उसको एक्टिव बदलना होता है। लेकिन स्कूली तौर पर ये चीज़ आती नहीं है, केवल एक्टिव के आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और उसको पैसिव में बदलना होगा।
कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसी बातें आती है, जब पैसिव का कोई सेंटेंस दिया होता है और उसको कि इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो सकता है, तो वो एक कंपटीशन को लेकर है। लेकिन यहाँ वर्तमान में जब अपन स्कूल के बारे में जब बात करते हैं, विद्यार्थियों की जब बात करते हैं, जब वो 10th 11th लेवल तक के, उनको एक्टिव का ही सेंटेंस दिया जाता है और उसको कहा जाता है इसको पैसिव में बदलना है। एक्टिव के सेंटेंस की पहचान जब मैंने बताई थी तो मैंने कहा था कि काम करने वाला कर्ता जो होता है, डूअर जो होता है, सबसे पहले आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान थी एक्टिव के सेंटेंस को लेकर, क्योंकि कर्ता काम कब करेगा, जब वो एक्टिव होगा। तो इसलिए इसको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बोलते हैं कि जब काम करने वाला खुद आगे आता है, सब्जेक्ट की भूमिका के अंदर होता है, डूअर जिसको अपन कहते हैं सब्जेक्ट की भूमिका के अंदर होता है, तब वो वाक्य जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है। पैसिव की भी यहाँ बात कर लेते हैं कि पैसिव का वाक्य कौन सा होगा, जो कार्य किया गया उसका फल जिसके ऊपर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जब वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, किसी कर्म के द्वारा होती है और सब्जेक्ट सबसे बाद में आता है, उस कंडीशन में वो सेंटेंस जो होगा वो सेंटेंस पैसिव का होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्टिव के सेंटेंस की पहचान कैसे करनी है, जब सब्जेक्ट काम करने वाला डूअर जो होता है सबसे पहले आता है, और पैसिव के सेंटेंस के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है पहले आएगा और काम करने वाला कर्ता जो सब्जेक्ट है या फिर अपन उसको डूअर बोलते हैं वो अंत में आएगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ही टोल्ड मी ए स्टोरी यस्टरडे, उसने मुझे एक कल कहानी सुनाई या फिर बताई। तो इसका मतलब काम करने वाला खुद आगे आ रहा है, ये ही है, इसका मतलब ये एक्टिव का सेंटेंस है। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, उन्होंने कल शाम को जो है क्रिकेट नहीं खेला, तो वो खुद खेलने वाले हैं, सब्जेक्ट है दे, तो ये भी एक्टिव का सेंटेंस हो गया। माई फादर इज रीडिंग ए बुक, मेरे पिताजी एक किताब पढ़ रहे हैं, काम करने वाला कौन है, पिताजी है, तो इस स्थिति में जो है काम करने वाला डूअर पहले आ रहा है, इसका मतलब ये एक्टिव का सेंटेंस है। सीता हैड फिनिश्ड हर मिल्क, सीता ने अपना भोजन कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, काम करने वाली कौन है, सीता है, तो फिर सब्जेक्ट के रूप में सीता आ रही है। और सी विल सी ए मूवी टुमारो, वो कल एक फिल्म देखेगी, तो देखने वाली कौन है, सी है, करता है, प्रोनाउन के रूप में है, तो ये जो है सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, काम करने वाला डूअर सबसे पहले आता है, उस कंडीशन में अपन उसको एक्टिव का सेंटेंस मानते हैं। अब जो मैंने कल 5 बिंदु बताए थे, उन बिंदुओं के बारे में फिर चर्चा कर लेते हैं ताकि हम भूलें नहीं। सबसे पहले अपने को लाना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या करना है हेल्पिंग वर्ब, उस बाद में क्या लानी है वर्ब, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लानी है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या है अदर या फिर अपन शेष वाक्य कह सकते हैं। और नंबर 5 लास्ट में बाय के द्वारा ऑब्जेक्ट को लाना है और वो क्या होगा, इस वाक्य का सब्जेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 5 बिंदु जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो ये 5 बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखने होंगे। अब इसको अगर अपन सेंटेंस को थोड़ा अलग अलग भागों में बांट देंगे तो हमारे लिए काम बिल्कुल आसान हो जाएगा कि किस प्रकार से हमें करना है। जैसे मैंने कह दिया ही यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, टोल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। विशेषकर मैं तो कहता हूँ आपको यहाँ तक ही आपको चलना है, उसके बाद जो भी होगा वो अदर में आ जाएगा। कभी कभार क्या होता है किसी वाक्य के अंदर डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब समझे आप, 2 कर्म होते हैं। देखो ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो कर्म 2 होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जो सजीवता में आता है वो तो आता है इनडायरेक्ट और जो निर्जीवता में होता है वो होता है डायरेक्ट। तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, इसमें अपन शुरुआत ए स्टोरी से भी कर सकते हैं। ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट रूप में डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये अपना आ जाएगा शेष वाक्य जिसको अपन बोलते हैं अदर। तो अगर हम इसे अलग अलग भागों में बांट देवें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हमें किन किन शब्दों को पहले लेना है, किन किन शब्दों को बाद में लेना है। अब चलो शुरुआत करते हैं। पहले मैं इससे शुरुआत कर लेता हूँ कि किस प्रकार से अपन जब इससे शुरुआत करूँगा तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो शेष बन जाएगा, अदर में आ जाएगा। इसमें मुझे किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं करना होगा। कैसे, वो अपन देखते हैं। मी ऑब्जेक्ट है, पहला काम ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है,
ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। क्या बनाना है? सब्जेक्ट। अब मी प्रोनाउन का है, प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब अगर मी का अपन सब्जेक्ट देखेंगे तो मी का सब्जेक्ट होगा आई। प्रोनाउन की सारणी मैंने कल आपको बताई थी। अगर कल किसी ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो वो पहले उसको देख ले, उसके बाद जब आप इसको देखोगे तो ये आपको बड़े ही अच्छे ढंग से ये बात समझ में आ जाएगी किस प्रकार से ये जो हो रहा है। आई बन गया, इसका मतलब मी का काम तो खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे। नंबर 2 पे काम हमारा क्या है? नंबर 2 पे काम है सहायक क्रिया को लगाना। अब सहायक क्रिया दी हुई है तो वही काम में लेनी है। अब वचन के अनुसार बदल सकती है वो, जैसे इज का आर हो सकता है, एम हो सकता है, वाज का वर हो सकता है, वर का वाज, लेकिन उसी ग्रुप में बदलेगी। हमें इज आर एम का वाजवर नहीं करना है, वाजवर का हेड भी नहीं करना है, जिस प्रकार से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किया था। यहाँ वो परिवर्तन नहीं करना है, केवल उसको ग्रुप में बदलना है। तो देखो सहायक क्रिया दी हुई है क्या? सहायक क्रिया नहीं दी गई है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब सहायक क्रिया नहीं दी गई हो तो 2 कंडीशन बनती है जिस समय सहायक क्रिया नहीं दी गई होती है। एक तो बनती है वी फर्स्ट, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक बनती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिस समय हमें सहायक क्रिया नहीं दी गई होती है। उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखने लगाना है अपने को, इज आर एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड कौन सी हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और सेकंड फॉर्म को देख के लगाना है वाज या वर, और उसके बाद क्या हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 2 बातें आप ध्यान रखें। फर्स्ट फॉर्म को देख के इज आर एम लगाना है और सेकंड फॉर्म को देख के आपको वाज या वर लगाना है। तो यहाँ मैं फॉर्म को देखूंगा तो यहाँ पे फॉर्म आ रही है सेकंड, तो सेकंड के अनुसार वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सी बनेगी? वाज या वर। अब यहाँ वाज आएगा वर आएगा, ये भी देखने वाली बात है। तो आई के साथ क्या लगता है? वाज। एक बात ध्यान रखना कि आई के साथ वर का भी प्रयोग होता है। कब होता है? जब इफ कंडीशनल का दूसरा सेंटेंस आता है, दूसरा प्रकार आता है, उसको बोलते हैं काल्पनिक शर्त वाले वाक्य, इमेजिनेबल सेंटेंस। उसमें आई के साथ वर का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण की मैं बात करूं, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। उस कंडीशन में आप आई के साथ वर का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी कंडीशन में आप जो है, सभी स्थितियों के अंदर जब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, आई के साथ आपको वाज का ही प्रयोग करना है। ये हो गया। तो थर्ड फॉर्म, तो टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होती है, तो इसका काम भी खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या लेना है? ये चीज आ गई, ये आ गई और ये आ गई। अब लेना है अदर। अदर का मतलब शेष वाक्य। अब शेष वाक्य मैं यहां से मांग रहा हूं पूरा, तो ये ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए स्टोरी यस्टरडे। हो गया। अब मुझे क्या करना है? जब इसका भी काम खत्म हो गया तब जो है मैं ही को लूंगा और यहां पहले लगाऊंगा बाय। और जब ही का किया सब्जेक्ट के रूप में, तो ही यहाँ के पे कर्म के रूप में आएगा, तो वो हो जाएगा हिम। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। कभी कभार ग्रामेटिकल भाग के अंदर जो है इनके तुरंत बाद ही बाय हिम का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो भी उचित है। जैसे अगर अपन बात करते हैं तो आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम यस्टरडे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस पैटर्न से चलते हैं तो हमें हमारी गलती होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है। तो हमें यही ध्यान रखिए आप कि शेष वाक्य को आप पहले ले लीजिएगा और सबसे बाद में आप जो ही को ले ले बाय हिम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं। और अगर इसको मैं डबल ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर ए स्टोरी है, इससे शुरुआत करता हूं, तो ये कैसे होता है वो भी देख लेते हैं अपन। तो जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट माना है तो सबसे पहले मैं लूंगा ए स्टोरी। ये ध्यान रखें कि जब डबल ऑब्जेक्ट होता है, अपन एक ऑब्जेक्ट काम में लेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट अदर में जाएगा। जैसे अपन ने मी को काम में लिया था, आई बनाया था, तो ये ऑब्जेक्ट किस में गया? अदर में चला गया। इसका मतलब ये हुआ जब मैं ए स्टोरी से वाक्य की शुरुआत करूंगा तो मी जो होगा वो अदर में चला जाएगा। कैसे? देखते हैं। ए स्टोरी, उसके बाद सहायक क्रिया सिंगुलर है तो वाज जाएगा, वाज के बाद में वापस टोल्ड आएगा, आ गया टोल्ड। अब जब बात करते हैं तो ये आ गया, ये आ गया, ये और ये जो बाकी रहा है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा मी।
क्योंकि मी अपन ने लिया नहीं था, अपन ने शुरुआत किससे की, अपन ने शुरुआत ए स्टोरी से की है, इसलिए यहाँ पे मी के बाद आ जाएगा यस्टरडे और उसके बाद आ जाएगा बाय हिम। तो इस प्रकार का भी सेंटेंस बन सकता है, ए स्टोरी वाज टोल्ड मी यस्टरडे बाय हिम। तो यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, और जब डबल ऑब्जेक्ट की बात होती है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं, और जब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा वो फिर अदर की श्रेणी में आएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं दे के साथ डिड नॉट सहायक क्रिया आ रही है, सहायक क्रिया के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये सारा जो है वो आ जाएगा आपके शेष या अदर के अंदर। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेना है सब्जेक्ट के रूप में, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको लेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो ये आ जाएगा फुटबॉल। आ गया। अब जब बात आई थी कि डू डज बदलता है इज आर एम में और डिड बदलता है वाज वर्ब में, क्योंकि डिड पास्ट टेंस का सूचक है तो वाज वर्ब भी पास्ट टेंस का सूचक है। डू डज प्रेजेंट टेंस का सूचक है तो इज आर एम पे किसका सूचक है, प्रेजेंट टेंस का सूचक है। तो डू डज नहीं लेके हमें लेना है इज आर एम, और डिड नहीं लेके हमें लेना है वाज वर्ब। तो यहाँ डिड आ रहा है, डिड का क्या होगा, वाज या वर होगा। अब फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है, इसलिए अपन लेते हैं यहाँ पे वाज और नॉट का नॉट। हो गया। उसके बाद में वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेड। ठीक है, तो ये काम खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब क्या रहा पीछे, एक तो रहा दे और एक रहा है इन द इवनिंग। तो अपन पहले इन द इवनिंग को कर लेते हैं। तो इन द इवनिंग बाय देम अनइम्पॉर्टेंट है, यदि हम लिखते हैं तो भी ठीक है और इसको नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। जब कोई नाउन जब कोई प्रोनाउन जो होता है वो इनडेफिनेट होता है, अज्ञात होता है, प्रॉपर नहीं होता है, जनरल तरीके से उसको व्यक्त किया जाता है, उस कंडीशन में अपन जो है उस सब्जेक्ट को वापस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं ले तो भी काम हो सकता है। जैसे समवन, समबडी, मैनी, दे, ये सारे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं। और जब क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर को व्यक्त नहीं करते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में अपन जो है यहाँ पर उनको ले भी सकते हैं और ओमिट भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं उसको। इसमें आपके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस सेंटेंस को अपन देख लेते हैं। तो यहाँ इज सहायक क्रिया है, रीडिंग के साथ क्या लगा हुआ, आईएनजी, इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। और वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अपने को शुरुआत किससे करनी है, शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी है। तो अपन पहले लेंगे ए बुक, ले लिया। अब देखो सहायक क्रिया कौन सी आ रही है, सहायक क्रिया आ रही इज। इज का मतलब इज आर एम है, क्योंकि यहाँ वचन के अनुसार इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है और एम भी आ सकता है। तो यहाँ ए बुक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन है। उस कंडीशन में अपन जो है यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इज का। ठीक है, उसके बाद अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। तो मैंने आपको कल बताया था वीडियो के अंदर कि बी, बीइंग और बीन, तीन हमें लगाने पड़ते हैं। बी लगता है मॉडल को लेकर, बीइंग कब लगता है, जब वर्ब के साथ आईएनजी आता है, और बीन कब लगता है, जब हैव, हैज और हेड होते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि इस आईएनजी को हटाने के लिए हमें पहले लगाना पड़ेगा सहायक क्रिया के बाद में बीइंग। ये सभी में लगेगा जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। बीइंग लगाते ही आईएनजी हट गया। उसके बाद रहा रीड, तो रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है। तो यहाँ पर रीड, रेड, रीड में तीनों फॉर्म एक ही है, यहाँ रीड कर दिया मैंने, तो मतलब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम भी खत्म हो गया और इसका काम भी खत्म हो गया, ये तीनों आ गए। अब पीछे क्या रहा, माई फादर, तो सीधा साधा हो जाएगा बाय माई फादर। ये एक पजेसिव प्रोनाउन है, हमें केवल ऑब्जेक्ट के रूप को ही बदलना है, सब्जेक्ट के रूप को ही बदलना है। लेकिन अगर पजेसिव फॉर्म के अंदर कोई प्रोनाउन आता है, क्योंकि पजेसिव के बाद में कोई न कोई नाउन जरूर आएगा, उस कंडीशन में हमें पजेसिव को बदलना नहीं है, उसको वही रखना है। जैसे आई का माई के साथ क्या जुड़ा हुआ, फादर। अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ फादर को, माई मेरा, तो आप कहोगे क्या, तो इसका अर्थ पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए पजेसिव प्रोनाउन के साथ जो है हमेशा कोई न कोई नाउन जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ये अधिकार की बात होती है, संबंध की बात होती है।
इसलिए आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जिस प्रकार से यहाँ सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है। उसके बाद अपन इसकी बात करते हैं। हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज या हैड के बाद हमें थर्ड फॉर्म ही आती है। और हर मील, देखो ये पूरा बनेगा, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये संबंध है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। मैंने यहाँ कहा था यहाँ भी जब आएगा तो वो पूरा का पूरा साथ जाएगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो फिर वो पूरा का पूरा यहाँ आएगा। आप हर का यहाँ पे सी नहीं करोगे, क्योंकि मील तो फिर बाद में बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई पॉजेसिव प्रोनाउन अपने साथ नाउन लिए इस रूप में अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हमें वो सेम टू सेम वही काम में लेना है, फिर उसका सब्जेक्टिव फॉर्म हमें नहीं लाना है। वो एक पूरा का पूरा शब्द बन गया है, ठीक है ना। ये एक कॉमन नाउन हो गया, मील, भोजन। अब देखो यहाँ मैं पूरा लूंगा, हर मील आ गया, इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, हैज हैव, हैज का मतलब सिंगुलर के लिए आता है और हैव का मतलब आता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ हर मील अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा वो, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज का हैज। अब मैंने आपको बताया था कि हैज, हैव और हैड जब होते हैं तो उस कंडीशन में हमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगाना पड़ता है। तो यहाँ हम जो है हैज, हैव, हैड के साथ क्या लगाएंगे, बीन। बीन के बाद थर्ड फॉर्म तो ये है ही है, क्योंकि हैज या हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो उस कंडीशन में हो जाएगा फिनिश्ड। हो गया, तो इसका काम खत्म हो गया, इसका काम भी खत्म हो गया। अब क्या रहा पीछे, सीता, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय सीता। ठीक है, अब देखते हैं इसको। सी सब्जेक्ट आ रहा है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल के रूप में सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए मूवी जो क्या बनेगा वो ऑब्जेक्ट, और ये आ जाएगा अदर में। क्या करना है अब देख लेते हैं। सबसे पहले लाना ऑब्जेक्ट को आगे, तो ये आपके हो जाएगा ए मूवी। हो गया। अब बात मॉडल की, तो सेल या विल दोनों में से कोई एक आएगा। जब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो जिसमें आई और वी आते हैं उस कंडीशन में अपन सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी जिसमें सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई नाउन आता हो, तो हम उसके साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं। या सी था थर्ड पर्सन सिंगुलर, हमने विल का प्रयोग किया। या मूवी है, फर्स्ट पर्सन का तो है नहीं, इसलिए हम इसके साथ जो है विल का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा विल। अब मैंने आपको चीज़ बताई थी उस सारणी के अंदर कि जब मॉडल का किसी वाक्य में प्रयोग होता है उस कंडीशन के अंदर अपन बी का प्रयोग करते हैं। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो बी जब क्या आता है, मॉडल या सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। एक आपको लगाना है बीइंग, तब लगाना है जब वर्ब के साथ क्या लगा वो आईएनजी। एक लगाना है आपको बीइंग जब क्या हो, या तो हैज होता है, या हैव होता है, या फिर हैड होता है। इस कंडीशन में आपको लगाना है। तो यहाँ विल के साथ मैं लगाऊंगा बी, क्योंकि नियम ये कहता है कि मॉडल के तुरंत बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन पैसिव में हमें क्या करना पड़ेगा, पैसिव में हमें जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसलिए हम इन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, और फिर अपन सी का जो है वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। तो इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या रहा पीछे, अब रहा है टुमारो। ठीक है, तो टुमारो को अपन लिख देते हैं TOMORROW, टुमारो। ठीक है, अब क्या रहा पीछे, सी। तो सी रहा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ बाय हर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से अपन जो है सिंपल सेंटेंस को लेकर, जिसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, उस कंडीशन में अपन जो है किस प्रकार से वाक्यों को बदलते हैं। ये आपके सामने 5 उदाहरण मैंने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी सिंपल सेंटेंस को लेकर। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, अपनी कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास है उनमें से आप इस टॉपिक को निकालिए और केवल उसके एग्जाम्पल्स को करने का प्रयास कीजिए।
जितने ज़्यादा आप इस ग्रामेटिकल भाग के एग्जाम्पल्स को करेंगे उतना ही आत्मविश्वास आप में बढ़ेगा और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है उस कंडीशन में व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। अपने लक्ष्य को बनाए रखिए। कल अपन अगले वीडियो के अंदर एक्टिव पैसिव के दूसरे भाग में चलेंगे। पहला कल हो गया था, दूसरा तीसरे वाले भाग में चलेंगे। अगले वाले भाग के अंदर जब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है किस प्रकार से एक्टिव के अंदर होते हैं और किस प्रकार से हमें जो उसको किस बदलना होता है पैसिव के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और अपने आप को कोरोना से बचाए रखें और अधिकतम से अधिकतम इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये जो है सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, सभी पढ़ने वालों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।